Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर लैमिसोम करके कुछ होता है क्या? क्या? लैमिसोम. लैमिसोम, लैमिलोसोम होता है. हाँ लैमिलोसोम. हाँ 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 लैमिनोसोम बोलिए. लैमिलोसोम तो उसमें होता है जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह होता है ना, उनके अंदर जो थाइलेकोइड होता है उनको लैमिलोसोम बोलते हैं. तो क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का क्या? हाँ, प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है. इसको हम लैमिलीसोम बोलते हैं. और लैमिलोसोम जो है वो रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन वगैरह में भी हेल्प करता है. क्या था क्वेश्चन, बताओ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा. सर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक यूज होता है ऐसा कर? प्रकाश लैमिलोसोम. संश्लेषण कहाँ पर होता है ऐसा था शायद, जहाँ जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी आंसर था, ये लैमिनोसोम वाला भी और कुछ था. तो फिर क्लोरोप्लास्ट ही होगा. लैमिलोसोम तो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं ना, सर साइनोबैक्टीरिया आंसर के अंदर. आंसर हाँ साइनोबैक्टीरिया पे ही पूछा था. तब तो फिर लैमिलोसोम ही होगा. हाँ आंसर वही दे रहा था, हाँ, लैमिनोसोम. ठीक है. चलो, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. और लाइट फैक्टर जो है वो बता दिया था, टेम्परेचर फैक्टर जो है वो बता दिया था. ठीक है, अब देखो CO2. CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, CO2 तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. किस तरीके से बढ़ेगा यदि हम ग्राफ देखें तो गुड आफ्टरनून बच्चे. देखो, यदि हम ग्राफ देखते हैं यहाँ पर, तो ग्राफ आता है कुछ किस तरीके से. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा 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 एक लेवल तक, फिर सेचुरेशन आ जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा. स्टार्ट हुआ कहाँ से? स्टार्ट हुआ 40 ppm से, और सेचुरेशन आया कितने के ऊपर? क्या कोई बच्चा जानता है क्या C3 प्लांट के अंदर कितने ppm पे सेचुरेशन आ जाता है? 360 microliter per liter. 360 पे? सर 440 450 450 के आसपास. Yes, sir. 450 ppm. यदि हम C4 प्लांट को कंपेयर करें तो C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट है. CO2 की एक्स्ट्रा पंपिंग होती है, तो क्या कर सकते हैं, वो कम कॉन्सेंट्रेशन पे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे. होगा कि नहीं? 10 ppm पर ही वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे. यहाँ से ही स्टार्ट हो गया, कितने से? 10 ppm से. 0 to 10 ppm जो है उस पे ही. और फिर क्या देखेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, तो और एक लेवल पे आके ये भी Constant. कितने पे सेचुरेशन आता है? 360
यस, ये आता है 360 में। क्या समझ में आ रही है बात? बात समझ में ये आ रही है कि आज के टाइम पे एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन है, टुडेज कंडीशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। ज्यादा है कितना कितना 400 ppm। 400 ppm ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुन रखा है सबने? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। Yes, sir. अब देखो, आज की जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे तुम देखोगे कि C3 और C4 प्लांट दोनों में से एक प्लांट है जो ऑलरेडी सैचुरेटेड कंडीशन में है। कौन सा? देखो 360 पे ही सैचुरेशन पॉइंट है क्या? C4 प्लांट सर। C4। तो इसका मतलब यदि हम एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, CO2 के कॉन्सेंट्रेशन की इंक्रीज की बात करें, तो C4 प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। यानी CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 यदि इंक्रीज हो तो इसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाए, तो बोलेंगे हम CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। लेकिन आज की कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम? ये CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है C3 प्लांट के अंदर एंड एब्सेंट इन C4 प्लांट। क्या बात सही है? जो भी लिखा है, एक बात बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है एक लेवल तक, फिर क्या आता है? फिर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो CO2 का सैचुरेशन पॉइंट C3 प्लांट के लिए कितना होता है और C4 प्लांट के लिए कितना होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। C3 प्लांट के लिए वो होगा 450 ppm, C4 प्लांट के लिए होगा 360 ppm। एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो 400 ppm के आसपास है, क्रॉस कर चुकी है। तो तो इसका मतलब ये हुआ कि C4 प्लांट तो ऑलरेडी सैचुरेटेड कंडीशन में आ चुके हैं, लेकिन C3 प्लांट में अभी भी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ना चाहिए। सही बात की गलत? समझ गए? यस सर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। चलो, CO2 के बाद में नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, वाटर। क्या वाटर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा? इनडायरेक्टली। पौधे को प्रभावित करेगा प्रकाश संश्लेषण से। कैसे? कैसे प्रभावित करेगा पौधे को? सर उनकी उपापचय क्रिया की दर को, सेल की स्पीड, दाब वगैरह को। लेकिन यदि इतने लेवल की बात आ गई कि उपापचय दर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो प्लांट तो मर ही जाएगा। कम हो गई तो उपापचय दर तो भाई मिनिमम इतना पानी तो प्रेजेंट है ही कि उसकी साइटोप्लाज्म के अंदर पानी हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी हो और उससे फोटोसिंथेसिस हो पाए। उससे कम है तो मर ही जाएगा बेचारा प्लांट। हाँ सर। तब कैसे इफेक्ट करता है? यदि H2O की स्कार्सिटी हो तो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है स्टोमेटा के ऊपर। टमाटर बंद वगैरह हो। स्टोमेटा बंद होगा तो क्या होगा? सर गैसेस, गैसी विनिमय वगैरह नहीं हो। यस बिल्कुल सही, गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। समझ गए? समझ गए वाटर का रोल? यस सर। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो पॉइजन का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने में। कौन? DCMU, PN। CMU। सर लिखना था। कोई बात नहीं, वो तुम्हें एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगा। डाईयूरॉन, एनसीईआरटी में शो भी है।
मोनो यूरोन। जो अभी दोनों पॉइंट लिखे थे ना वो एनसीईआरटी में एज इट इज। तो डायूरोन और मोनो यूरोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। कहाँ पर? PS2 फ्लो, या ऐसे बोल सकते हो ब्लॉक electron flow between PS2 to plus 2Q। तो डायूरोन और मोनोयूरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे ही एक है डाइक्वेट एंड पैराक्वेट। ये भी पॉइजन है, ये भी फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कैसे? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन PS1 टू फेरेडॉक्सिन। PS1 से फेरेडॉक्सिन के बीच में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक करते हैं ये। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइजन जो है वो भी होते हैं। इसके अलावा और भी पॉइजन है, कौन से? PAN क्या होता है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये भी फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये कुछ पॉइजन के नाम ध्यान रखना, DCMU, CMU, डाइक्वेट, पैराक्वेट और PAN। ये जो है फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले इनहिबिटर होते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर इसी के साथ में कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। पादपों में श्वसन। हाँ, इतनी जल्दी बता। आत्मा में श्वसन पड़ता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, सबसे पहले अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे चैप्टर को स्टार्ट करते हुए। सबसे पहले तो ये बात बताओ कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है क्या? और प्लांट में होता है तो प्लांट में क्यों होता है रेस्पिरेशन? प्लांट में रेस्पिरेशन की क्या जरूरत पड़ती सर एटीपी सिंथेसाइज करने की। हाँ, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। तो ये फोटोसिंथेसिस से एटीपी सिंथेसिस नहीं होता है क्या? सर बट रेस्पिरेशन से ज्यादा होता है 38। रेस्पिरेशन से ज्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस से कम होता है। भाई फोटोसिंथेसिस की तो एनर्जी फ्री की है, खुद थोड़ी कुछ लग रहा है। सनलाइट आ रही है, एटीपी बन रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई एक तो ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बना रहे हो और एक तो फ्री में सनलाइट से एनर्जी बना रहे हो, तो ज्यादा अच्छा तो सनलाइट से फ्री में एनर्जी बनाना है ना। खाना भी नहीं पड़ रहा है कुछ भी। और कुछ? और कुछ? सर जो माइटोकॉन्ड्रिया से O2 निकलता है उसको क्लोरोप्लास्ट में यूज कर सकते हैं, और फिर जो क्लोरोप्लास्ट से CO2 यूज निकलता है उसको उसमें यूज कर सकते हैं। तो यस, अच्छा ये एक पॉइंट जो है ना, ये मैं बताना भूल गया पिछले चैप्टर में। एक बार पहले वो कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर रेस्पिरेशन की बात करूंगा। ये जो पॉइंट अभी ये बच्ची बोल रही है उसके अकॉर्डिंग हम एक टर्म यूज करते हैं। एक मिनट। उसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट।
कंपनसेशन पॉइंट नाम सुना है क्या? संतुलनकारी बिंदु। प्लांट के अंदर क्या हो रहा है? प्लांट के अंदर दो प्रोसेस चल रहा है, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम क्या देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी अब फोटोसिंथेसिस में जितना ऑक्सीजन बन रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा रेस्पिरेशन में। यानी इस प्रोसेस में निकल रहा है ऑक्सीजन, और जितना ऑक्सीजन निकल रहा है वो सारा का सारा यूज हो जाता है कहाँ पर? रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन में निकलता है CO2। जितना भी CO2 निकला वो सारा का सारा CO2 यूज हो जाएगा किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो पॉइंट होता है जहां पर ऐसा हो रहा है प्लांट के अंदर, उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कब होगा? जैसे अभी दिन की बात करो, दोपहर की बात कर रहे हैं अभी, तो दोपहर में क्या देख रहे हैं हम कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 10 टाइम हायर देन रेस्पिरेशन। अभी मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल डे में, डे के टाइम पे बात कर रहा हूँ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 10 गुना ज्यादा है रेस्पिरेशन से, श्वसन से। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब मान लो 10 ऑक्सीजन निकल रहा है और एक रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, तो 9 ऑक्सीजन का बेनिफिट हो रहा है। यानी 90% ऑक्सीजन जो है वो अभी भी प्लांट जो है वो रिलीज कर दे रहा है हमारे लिए। अब मान लो ये तो मिड डे की बात की, अब क्या हुआ? अब मान लो इवनिंग टाइम पे हुआ। इवनिंग टाइम पे क्या होगा? लाइट कम होती जाएगी। लाइट कम होती जाएगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आया कि फोटोसिंथेसिस कम होते होते किसके बराबर हो गया? रेस्पिरेशन के बराबर हो गया। उस पॉइंट को क्या बोलोगे? लाइट कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, समझ में आया सब बच्चों को? कि भाई दिन में Yes. तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन शाम के टाइम पे लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और कम होते होते वो रेस्पिरेशन के बराबर जब हो जाएगा उसे हम बोलते हैं लाइट कंपनसेशन। फिर रात में क्या होगा? फिर नाइट में क्या होगा? नाइट में लाइट जो है वो तो खत्म, लाइट है ही नहीं। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? जीरो। ज्यादा क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखना, लाइट के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिल सकता है, रोज हमें सुबह शाम 2 बार देखने को मिलेगा। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है, सीजन के अकॉर्डिंग। यदि हम देखते हैं कि विंटर का सीजन है या एक्सट्रीम समर वाला सीजन है तो उसमें हमें ये देखने को मिल सकता है टेम्परेचर की वजह से फोटोसिंथेसिस इतना कम हो गया कि वो रेस्पिरेशन के बराबर हो गया। और या फिर हमें देखने को मिल सकता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब ये नेचुरली तो देखने को नहीं मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंटली हम कर सकते हैं CO2 कंपनसेशन के अकॉर्डिंग। समझ गए क्या? तो ये 3 टाइप के कंपनसेशन पॉइंट होते हैं, लाइट, टेम्परेचर और CO2 कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो यहाँ से, Yes. हाँ, अब यहाँ से तुम्हें ना वो क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा जो भी मैं तुम्हें पूछ रहा था कि प्लांट को रेस्पिरेशन की जरूरत क्या है। तो देखो, पहली बात तो ये कि प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि सारे पार्ट, नॉट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट आर ग्रीन। भाई सारे पार्ट तो ग्रीन नहीं है, यानी फोटोसिंथेसिस हो भी रहा है तो हर जगह तो नहीं हो रहा। अंदर वाले टिश्यूज जो है वहां तो नहीं हो रहा, रूट के अंदर तो नहीं हो रहा। बहुत सारे सेल्स है जिन जो ग्रीन नहीं है। तो प्लांट के अंदर सारे पार्ट ग्रीन नहीं है कि हम सोचे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन से ATP बना के अपना काम चलाता रहे। तो प्लांट के अंदर सारे पार्ट ग्रीन नहीं है, ठीक है। बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ATP इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द ऑर्गन और प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल है या प्लांट के ऑर्गन है उन सबको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट तो है।
दूसरा एक और भी रीजन कि एक तो सारे प्लांट पार्ट ग्रीन नहीं है, एंड दूसरी एक और बात कि लाइट जो है वो रात में तो होती नहीं है, लाइट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो तो केवल कब हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात में लाइट अवेलेबल है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और एटीपी की रिक्वायरमेंट तो हर ऑर्गन को चाहिए ऑल द टाइम, हर सेल को चाहिए ऑल द टाइम, हमेशा चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेसिस से काम नहीं चलेगा। जो सेल ग्रीन नहीं है, प्लस जिन सेल के पास लाइट नहीं पहुंचती है, या जब लाइट नहीं पहुंचते उस टाइम पे यदि सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलानी है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो उसे रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? है ना, ये तो सिंपल सी कंसेप्ट वाली बात है कि भाई प्लांट्स को रेस्पिरेशन करने की जरूरत पड़े। एनिमल को तो समझ में आ ही रहा है कि एटीपी उससे ही मिल रही है। प्लांट के पास दो तरीके हैं जिससे वो एटीपी बनाता है, एक है फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। लेकिन फोटोसिंथेसिस हर एक सेल में नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता, एटीपी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा बनी रहेगी, तो इसलिए प्लांट को रेस्पिरेशन करना होगा। है ना, दिन में क्या होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन रिलेटिवली कम होता है प्लांट के अंदर। तो इसीलिए क्या होता है, रेशियो देखते हैं तो हमको लगता है अच्छा दिन के अंदर प्लांट जो है वो O2 निकाल रहा है, सिर्फ क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। लेकिन ऐसा सही नहीं है, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और रेस्पिरेशन भी कर रहा है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के रेट रेस्पिरेशन से ज्यादा है। रात के टाइम पे लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल हो जाता है या जीरो हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में सिर्फ रेस्पिरेशन ही चल रहा होगा। ठीक है, अब प्लांट के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो उस रेस्पिरेशन के लिए मेथड क्या है। जैसे हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो हमारे अंदर तो क्या है, हमारे अंदर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब तुमने क्या देखा, यहाँ पर तुमने देखा कि एक होता है नोज से लेकर के और पूरा लंग्स तक, और फिर उसके अंदर ब्लड सप्लाई और सारी चीजें। तो क्या होता है यहाँ पर ह्यूमन के अंदर यदि हम देखते तो एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ह्यूमन के अंदर होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर क्या होता है, फिर होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और क्या होता है, और होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। होता है क्या, क्या है ये सब, जानते हो क्या बातें कर रहे हैं हम, ये सब जानते हो। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब बाह्य श्वसन। जहाँ जो से हाँ, सांस लेना सांस छोड़ना, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। जब हम क्या कर रहे हैं, सांस लिया सांस छोड़ा, नोज से लेकर के लंग्स तक गया, लंग्स से फिर बाहर निकल गया, वो क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, होता है हमारे अंदर। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो लंग्स के अंदर एयर पहुंचा, वहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर लोड हो गई, ब्लड से कहां तक पहुंच गए, टिश्यूज तक, और टिश्यूज का CO2 ब्लड में लोड होकर के घूम के वापस आ गया लंग्स तक। तो लंग्स और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज चल रहा है वो क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। पढ़ाई क्या ये सब तुमने, रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाई क्या। जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल में एनवायरनमेंट से लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज चल रहा है, इंटरनल में लंग्स और जो हमारे टिश्यूज हैं उनके बीच में गैसेस एक्सचेंज चल रहा है ब्लड की हेल्प से। और सेलुलर रेस्पिरेशन जब टिश्यू में पहुंच गए तो टिश्यू में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, वहां पर क्या करेगी, वहां पर ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट या जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उनको ऑक्सीडाइज कर देगी, और उससे क्या बन जाएगा, उससे एनर्जी बन जाएगा। ये क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम प्लांट्स में क्या देखते हैं, क्या प्लांट्स में भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है क्या, क्या प्लांट भी सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है क्या, नहीं, एब्सेंट इन प्लांट्स। क्या प्लांट के अंदर भी
ब्लड है क्या जिससे कि वो डिफरेंट सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को भेजता है? क्या प्लांट की रगों में भी जो बहता है वो खून है क्या? नो सर। वो पानी है सर। प्लांट की रगों में जो No, बहता है वो खून नहीं, वो sir. पानी है। बिल्कुल सही बात है। कहने का क्या मतलब है मेरा, क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्लांट की रगों में जो बहता है वो खून नहीं, वो पानी है? क्यों बोलता हूँ ऐसा? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है मिनरल्स वगैरह का, वो Yes. प्लांट वाटर ही करता है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ब्लड, फिर तो वो ब्लड भी तो करता है हमारे अंदर, इसको भी खून बोल दे। लेकिन ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, लेके जाता है। इसके पास वो हीमोग्लोबिन नहीं है जो ऑक्सीजन को बाइंड करे और लेके जाए। समझ गए? इसीलिए खून नहीं है, पानी है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्लांट के अंदर जो है ये भी एब्सेंट होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन भी एब्सेंट होगा। प्लांट के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। क्या सेलुलर रेस्पिरेशन हो सकता है क्या? यस सर। यस। Yes, sir. तो ये चैप्टर जब तुम पढ़ते हो ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो एग्जैक्टली तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ोगे, तब वहां पर ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे। क्यों? मैं बोलूंगा ये तो मैंने तुमको पहले ही पढ़ा दिया प्लांट के साथ। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या पिक्चर? यस सर। यस सर। सर बच्चे, सर ब्रीथिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो फिर प्लांट्स में भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना? प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लेकिन वो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस से डिफरेंट है। कैसे? प्लांट के अंदर हो रहा है सेल्फ डिफ्यूजन। हमारे अंदर क्या हो रहा है? हमारे अंदर हम गैस को पुल भी कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। कैसे? जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो काम कर रही है, और डायफ्राम काम कर रहा है। जब वो डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हवा अंदर चली जा रही है ना? क्या प्लांट कर रहे हैं ऐसा? नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लांट के अंदर हमने उसको वेंटिलेशन या ब्रीदिंग नहीं बोला। ठीक है बच्चे? तो यस प्लांट सर। में डिफ्यूजन, अब प्लांट में डिफ्यूजन के थ्रू ही रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। प्लांट का हर एक पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट gets its oxygen from atmosphere or environment by simple diffusion। प्लांट के अंदर हर एक पार्ट, हर एक सेल जो है वो अपना ऑक्सीजन खुद से लेगी। कैसे ले सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक इन प्लांट that makes it enable to take or uptake the oxygen from atmosphere or environment? हमसे क्या अलग है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट का एनाटॉमी, organization, structure of plant makes it capable of doing so. How come? Like stomata, lenticels, etc. present. भाई छोटे छोटे पोर हैं सरफेस के ऊपर, जिनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है। एक तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा रीजन, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। होता है क्या? प्लांट एनाटॉमी में देखा था तुमने, पेरेन्काइमा टिश्यूज वगैरह जो थे उनके बीच में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे। किस लिए थे वो? क्या मजा आ रहा था प्लांट को उन इंटरसेलुलर स्पेस को रख के? लो, यदि सेल्स के बीच में देखो, एक तो क्या हुआ, एक तो हमने देखा कि यहाँ पर लेंटिसेल्स या स्टोमेटा जैसी स्ट्रक्चर होती है, ताकि यहाँ से इजीली ऑक्सीजन अंदर एंटर हो जाए। और फिर यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में भी थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, ताकि ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज होकर के डीपर टिश्यू तक पहुंच जाए। होता है कि नहीं? यस सर। तो इस Yes, तरीके से, sir. हाँ, तो ये रीजन होता है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो, उसको हमारी तरह नोज और इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को मिल जाएगी। ठीक है? और यदि तुम्हारे मन में एक ट्री की पिक्चर आ रही है कि सर हमने तो एक पेड़ देखा बहुत मोटा सा, और इतना मोटा सा
पेड़ है तो क्या उसके अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो ऐसे डिफ्यूजन होकर के पहुंच जाएगी क्या अंदर तक? तो तुम देखना वहां पर लिविंग टिश्यू आर प्रेजेंट नियर द सरफेस ओनली। यहाँ पर ही लिविंग टिश्यू है, ये सारा तो क्या होता है, ये सारा तो डेड पार्ट होता है कि नहीं? यस सर। ये तो लकड़ी तो डेड वाला पोर्शन है, लिविंग पोर्शन तो सेकेंड कहाँ पर है? सरफेस के पास है, ताकि आराम से ऑक्सीजन जो है वो सरफेस वाले टिश्यू को तो मिल ही जाएगी, इतनी तो चली जाएगी, उसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है। और दूसरी एक और भी चीज, तीसरी एक और भी चीज, एक तो ये एनाटॉमी रिलेटेड बात हो गई कि स्टोमेटा लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं ताकि ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो पाए, या फिर सरफेस के थ्रू चला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो एनिमल के कंपेयर में कम होगी। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज लेस एज कंपेयर टू एनिमल। क्या सही बात है क्या? हमारे कंपेयर में प्लांट को कम ऑक्सीजन चाहिए क्या? बोलो बोलो ना। यस सर। यस यस सर। सर। क्यों हमारे कंपेयर में प्लांट को कम ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्यों? क्यों तुमको ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को कम चाहिए, क्यों? प्रकाश संश्लेषण में सर ऑक्सीजन उत्पन्न एक्टिविटी। होता है। अच्छा, एक तो रीजन ये हो गया, ये बच्चा जो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है तो शायद इसीलिए उसको बाहर से कम चाहिए। गुड बच्चे, सही बात है ये तो। और अच्छा, तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब तुम वर्क ज्यादा करते हो, दौड़ोगे भागोगे तब। सर Yes. एक्टिविटीज ज्यादा होती है Yes. हमारे में। तो फिर यस प्लांट के सर, पास, एटीपी प्रोड्यूस करने। हाँ, तब प्लांट के अंदर तो ये सब एक्टिविटी तो होती नहीं, दौड़ भाग ही नहीं पाता है बेचारा, मस्कुलर एक्टिविटी नहीं करता है, कुछ उठाना ही नहीं है उसको, तो चुपचाप से खड़े रहना है। ठीक है, सो दीज आर द रीजन व्हाई plants does not require specific respiratory system and the exchange of gas occurs through diffusion only. That is very simple diffusion. क्लियर होगी बातें सबको? सर क्या बताए रीजन, एक बार बताओगे क्या? रीजन मैंने बताया है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। दूसरा कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसीलिए क्यों नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है हर एक पार्ट में पहुंच जाती है। और सिंपल डिफ्यूजन को पॉसिबल बनाने के लिए प्लांट के अंदर स्टोमेटा लेंटिसेल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू हर एक सेल तक पहुंच जाती है। ठीक है, यस सर, जो रिक्वायर्ड वाले में एक्टिविटी मेन होगा ना? हाँ, एक्टिविटी कम होना। ठीक हाँ है, ये जितनी भी बातें मैंने तुमको बताई ना, ये सारी बातें मैंने अपने मन से नहीं बताई है, ये सारी बातें एनसीईआरटी में एक एक लाइन एक एक चीज दी हुई है। नॉर्मली टीचर जो है वो पढ़ाते नहीं है, इनको सीधे स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं और फटाफट से रेस्पिरेशन स्टार्ट वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने तुमको ये सारे पॉइंट्स इसलिए पढ़ाया ताकि तुम जब आज एनसीईआरटी की बुक घर पे जाके पढ़ने बैठोगे, घर पे ही हो वैसे तो जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम्हें वो सारी बातें जो मैंने अभी बताई वो लाइनों में लिखी हुई मिलेगी, तुमको समझ में आना चाहिए कि अच्छा हाँ ये तो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन थोड़ा अलग टाइप का पड़ रहा है। ठीक है, अब चलो, अब इसके बाद में रेस्पिरेशन होता क्या है उसकी बात। क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है श्वसन, बताओ क्या होता है श्वसन? ये तो तुम ही बता सकते हो, मैं नहीं बता रहा। बोलो ना कोई। सर, भोज्य पदार्थों की टूटने की क्रियाविधि तथा उत्पन्न ऊर्जा का एटीपी के रूप में प्रयोग होना, मतलब संश्लेषित होना। हाँ, जो भोज्य पदार्थ है, या मैं बोल दूंगा कि श्वसन आधार पदार्थ, श्वसन आधार पदार्थ को ऑक्सीकृत करके और उससे ऊर्जा का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना श्वसन कहलाता है ना। कौन सा श्वसन कहलाता है? इसको हमने बोला सेलुलर रेस्पिरेशन। cellular respiration, that is oxidation of
respiratory substrate to form energy, that is ATP. तो श्वसन आधारित पदार्थों के ऑक्सीकरण से एटीपी या ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो एरोबिक या फिर एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन, और या फिर क्या हो सकता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन। दो प्रकार से हो सकता है, पढ़ा सबने पहले भी। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जबकि एनारोबिक में क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। किसका? ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। श्वसन आधारित पदार्थ जो है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होना एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक में आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होगा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर मोस्टली क्या देखते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्टली रिक्वायर्ड। क्या कोई एक्सेप्शन जानते हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है फिर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? बोलो बोलो ना। अरे कोई तो ऐसा एग्जांपल बता दो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है फिर भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। मोनेरा। यस, मोनेरा या बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो क्या अंत उत्पाद क्या होता है? CO2 एंड H2O इज एंड प्रोडक्ट। यदि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है? इथेनॉल प्लस CO2 और लैक्टिक एसिड, ऐसे कुछ बनते हैं एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज से 36 या 38 ATP बनेगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनता है। यानी ऐसा बोल सकता हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा ऊर्जा बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम ऊर्जा बनती है। ये वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिख दिए मैंने, उनको पहले से पता थे क्या? पहले से पता थे क्या? सर कुछ पॉइंट्स पता था। कुछ पॉइंट पता थे, ओके। अभी तुम्हें पता पड़ गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। हम मेनली यहाँ पर अब रिएक्शन लिखने वाले हैं किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन की, वायवीय श्वसन की। क्या होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन? देखो, रेस कर दूं? यस सर। ठीक है, देखो वायवीय श्वसन में क्या होता है हम देखते हैं। मोस्टली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है 6O2। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन चलती है, यानी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, और क्या बन जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 और 38 ATP। ये क्या है? क्या लिखा है? रिएक्शन। ये लिखा मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन।
एक बार पूछते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन और दहन में क्या अंतर है? कंबशन। कोशिकीय श्वसन और दहन में क्या अंतर है? दहन की रिएक्शन कैसे होती है? Sir, burn of CO2. Burning of glucose, complete burning of glucose in presence of oxygen. It will also give you CO2, H2O, and energy. How much energy? 686 किलोकैलोरी। चलो, श्वसन और दहन में अंतर बताओ। सर इसमें एंजाइम की यूज नहीं होगा दहन में। दहन में एंजाइम का यूज नहीं होगा। यस, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया दहन क्या हो गया? एक केमिकल प्रोसेस हो गया। दहन क्या हो गया? दहन हो गया एक केमिकल प्रोसेस। जबकि श्वसन क्या हो गया? जैविक प्रक्रिया। यस, बायोकेमिकल प्रोसेस। एंजाइम की वजह से तुमको पता पड़ गया ये। वेरी गुड। और बोलो, चलो और बताओ। सर कंबस्टन में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यस, यहाँ पर एनर्जी जो है वो ऐसे फॉर्म में है जिसे सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे फॉर्म में है जो हीट है जिसे सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकता है। वेरी गुड। और बताओ, और बताओ। ये कंबशन जो है ये सिंगल स्टेप में हो जाती है। एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई, जो एनर्जी निकलनी थी वड़ाक से निकल गई, एकदम आग लग गई। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस चला वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में चला। ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे रिएक्शंस में थोड़ी थोड़ी करके निकली, और उन थोड़ी थोड़ी करके जो ऊर्जा निकली उसे कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर? एटीपी के अंदर। तुमने खाना खाया, खाना खाया और तुम्हारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। मान लो तुम्हारे शरीर में सेलुलर रेस्पिरेशन और नहीं चलता, कंबशन चलता, तो फिर क्या होता? खाना खाया, ऊर्जा के रिक्वायरमेंट ब्राह्म से पटाखे फूटते हैं अंदर। जलता मतलब एकदम से आग लग जाती है, आग लग जाती है, ऐसा बहुत सारा एनर्जी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है। क्या होता? बेचारी सेल तो रोती रह जाती, जल और जाती। तो कंबशन जो है उसमें एक ही स्टेप में, एक ही रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकल जाती है। तो उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाना मुश्किल, वो कंट्रोल्ड मैनर में एनर्जी नहीं होती। तो फिर क्या होगा? उसे हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंबशन तो बेकार आइडिया है इसके लिए, ह्यूमन बॉडी की या किसी एनिमल की या किसी प्लांट की। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या किया? उसी एनर्जी को इतने कंट्रोल्ड मैनर में और छोटी छोटी रिएक्शंस में बाहर निकाला है कि उसे कन्वर्ट किया जा सके किसके अंदर? एटीपी में, और फिर उसे यूज किया जा सके मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाने। क्या कंसेप्ट पता पड़ा? यस सर। क्या पता चला? कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई सारे छोटे छोटे पदों में संपन्न होती है, स्टेप्स में संपन्न होती है, ताकि जो ऊर्जा निकल रही है वो थोड़ी थोड़ी करके निकले और कोशिका उन ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट कर पाए और अपनी वापसी क्रियाएं कर पाए। यदि यही कंबशन के लिए बात करते तो ऊर्जा तो निकलती बहुत सारी, लेकिन वो हीट के फॉर्म में निकल जाती और हमारी बॉडी जो है उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर पाती और बल्कि आग लग जाती, जल जाते यदि कंबशन होता। अब जब ये दोनों रिएक्शन देख रहे हो तो मुझे बताओ एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? बताओ। एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी एफिशिएंसी पूछ रहा हूँ। तुम्हें हेल्प करने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। एक एटीपी जो है उससे जो ऊर्जा निकलती है वो होती है 7.3 किलो किलो। एक फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो लगभग इतनी ऊर्जा निकलती है।
बताओ दहन की तुलना में श्वसन जो है वो कितना एफिशिएंट? कर सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? कैसे सॉल्व कर रहे हो? तो कोई बोल तो दो। सर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 36 का। चलो 38 मान के कर दे। 38 एटीपी ये ऊर्जा है किसकी? श्वसन की, बट्टे 686 किलो कैलोरी ये ऊर्जा है किसकी? दहन की, इंटू 100। ऐसे कर रहे हो क्या? ऐसे कर रहे हो क्या? कोई तो बोल यस दो। सर, हाँ सर ऐसे ही कर रहे थे। यस सर। कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? जोड़ घटाव कर रहे हो क्या? करके बताओ। मैं नहीं कर रहा, आप जोड़ घटाव तो नहीं करो। सर 40.43। हम्म, 40.44। वेरी गुड। 40% के आसपास आ गए, वेरी गुड। सब बच्चे समझ गए कैसे निकालते हैं श्वसन की एफिशिएंसी? समझ गए क्या? सर एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षता। अच्छा हाँ दक्ष। ठीक है, चलो एक और बेसिक बात, एक और बेसिक कंसेप्ट। अभी आज के लेक्चर में तो कुछ बेसिक कंसेप्ट ही चलेंगे श्वसन के, रिएक्शन तो हम पढ़ते रहेंगे कल। आज तो कितना टाइम हो गया? हाँ, आज तो मुझे लग रहा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है और बेसिक बातें क्या है उनको समझने में ही हमारा आज का टाइम चला गया। अब श्वसन आधार पदार्थ क्या क्या है? श्वसन आधार पदार्थ हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। भाई श्वसन, सर फैट भी तो आता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, उनके अलावा भी हो सकते हैं। सिर्फ यही तीनों ऐसा जरूरी नहीं है, उनके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो श्वसन आधार पदार्थ यदि हम देखते हैं क्या क्या, इसको बोल रहा हूं मैं रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। याद होगा तुम्हें, जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें होते हैं रिएक्टेंट। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हम? सबस्ट्रेट, आधार पदार्थ। जो क्रियाकारक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार पदार्थ। तो श्वसन में आधार पदार्थ क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। बताओ सबसे पहले श्वसन में सबसे पहले क्या यूज होता है? उन तीनों में से सबसे पहले क्या यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फर्स्ट, और सबसे लास्ट में प्रोटीन। प्रोटीन इज यूज्ड एट लास्ट। क्या सब सब बच्चों को ये पता था कि श्वसन आधार पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट जो है उसे सबसे पहले यूज किया जाता है ऊर्जा के लिए? मान लो कि ना रेस हो रही है, यस मान लो कोटा से लेकर के और ना रायपुर के हो सब बच्चे, कहाँ के हो? छत्तीसगढ़। सर, अलग अलग जगह के हैं सब। सब अलग 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 जगह के के। हैं। छत्तीसगढ़ मान लेते, कोटा से राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक रेस हो रही है। ठीक है, राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक रेस हो रही है, और मैंने बोला है कि भाई जो जीतेगा उसे जो है वो इनाम मिलेगा। तो फिर बच्चे जो है वो दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं वहां से लेकर के, और
राजस्थान में कोटा में जो फिनिशिंग पॉइंट है वहां पे मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने बोला ये इतना दूर से दौड़ के आएंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी इनकी, तो एनर्जी के लिए मैं एक हाथ में रखा हुआ है मैंने एकदम ग्लूकोज भर के जग, ग्लूकोज भरा हुआ जग, और दूसरे हाथ में मेरे घी भरा हुआ जग रखा हुआ है, एकदम घी भरा हुआ जग। और तुम दौड़े दौड़े आ रहे हो, एकदम थक गए, थक के चूर हो गए, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे हो तुम। तो बताओ क्या लेना पसंद करोगे, घी का बॉटल, घी का जग कि ग्लूकोज का जग? सर ग्लूकोज। ग्लूकोज। ये आरती बोल रही है कि ना कि सर मैं तो घी ले लूंगी ये। सर मैं घी नहीं खाती। अच्छा नहीं खाती, चलो ठीक है। तो ग्लूकोज लोगे, क्यों लोगे ग्लूकोज? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें ऊर्जा की आवश्यकता है, और सबसे जल्दी हमारी बॉडी ऊर्जा एटीपी किससे बनाएगी? कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से बनाएगी, तो इसीलिए तुमने ग्लूकोज को यूज किया। बिल्कुल सही। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं है ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा सुना होगा, सुना है क्या? Yes, sir. यस सर, बूस्टर दिया है। ऐड में तो तो सबसे पराठे पहले डाल रही थी ग्रुप पे। हाँ, और इसके बाद में यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन लास्ट में कब यूज होगा? देखो प्रोटीन जो है वो यूज होगा जब पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, लिपिड हो जाए, मतलब स्टारवेशन, भूखमरी की स्थिति में हम देखते हैं प्रोटीन का यूज होता है, भूखमरी की स्थिति, है ना? अच्छा, ऊर्जा किससे ज्यादा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन में ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से नहीं, प्रोटीन सर लिपिड से। लिपिड से। मैक्सिमम एनर्जी is produced by lipid। कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू यस सर, क्या होता है? याद नहीं है। मतलब किसी चीज को देखो दो तरीके से, एक तो हम लिविंग सिस्टम के अंदर देखते हैं बॉडी के अंदर एफिशिएंसी क्या है, कौन कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और एक हम देखते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में बॉम्ब कैलोरीमीटर में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जितना एनर्जी पर ग्राम के अकॉर्डिंग या मोल के अकॉर्डिंग होता है, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लिपिड प्रोड्यूस करता है, 9.1 के अराउंड होगा। देन प्रोटीन और सॉरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लगभग बराबर होता है। देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इक्वल होता है। ये डेटा तुम पढ़ोगे डाइजेशन वाले चैप्टर में भी, याद होगा तुम्हें, वहां पर 9.1 जो है या 9 लिपिड का है, 4 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का वैल्यू दिया हुआ है, याद है क्या? किसी बच्चे ने पढ़ा है क्या? Yes, sir. ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है ये डेटा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज होता है, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, और ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है? लिपिड से मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में कौन यूज हो रहा है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? सेल जो है वो किसको रखता है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? सेल तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट या लिपिड को ही रखता है, प्रोटीन को नॉर्मली नहीं रखता, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर हो सकता है कि प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता हो। ठीक है, यदि यदि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, हाँ सॉरी नॉट प्रोटोप्लाज्मिक, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड is used as respiratory substrate। यदि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ स्टारवेशन, जो प्रोटीन होता है
वो यूज हो जाता है। प्रोटीन इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर ये बात सबको? यदि नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड जो है वो यूज होंगे श्वसन की प्रक्रिया में, उसे हम बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और किस केस में, और हम देखते हैं कि भुखमरी के केस में, बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं खाया तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में प्रोटीन को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में यूज करने लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। कई बार कुछ जो सीड होते हैं जिसमें प्रोटीन स्टोर्ड होता है, उसके अंदर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में भी प्रोटीन का इस्तेमाल हो सकता है। यदि कोई प्लांट सेल है या कोई सीड है जिसने प्रोटीन को जबरदस्ती इकट्ठा करके रखा हुआ है श्वसन में यूज करने के लिए, तो प्रोटीन भी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में यूज हो सकता है। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? सर स्टार्वेशन प्रोटीन में मतलब क्या होता है ये? स्टारवेशन का मतलब भूख, भूख मरी। तुमको मैंने 15 दिन तक खाना नहीं खाने दिया, तब क्या होगा बोलो? सर कुछ नहीं तुम्हारी बॉडी होगा। सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले तुम्हारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा वो यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो वो खत्म हो गया, फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी बॉडी जो है वो यूज करने लग जाएगी किसको? कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिपिड को। तुम लिपिड पतले होने लग लिपिड जाओगे। हाँ, बॉडी में जहां पर भी मान लो तोन निकली हुई थी तो वो धीरे धीरे पिचकने लग जाएगी। गाल वाल फूले हुए थे खूब सारा, यहाँ पर फैट वगैरह डिपॉजिट था, चबी चीक्स थे, वो पतले होने लग जाएंगे। होगा कि नहीं? फिर उसके यस। बाद में क्या हुआ? फिर थोड़े दिनों में क्या हुआ? फिर भी खाना नहीं मिल रहा है तो अब क्या होगा? अब प्रोटीन जो है मसल्स वगैरह वो यूज होने लग जाएगा। अब क्या होगा? अब स्किन ऐसे चिपकने लग गया, अब हड्डियां हड्डियां दिख रही है, मसल भी नहीं दिख रही है, मसल भी कम होती जा रही है। तो वो, सब पतली हाँ, जाएंगे। 15 दिन में नहीं होता पर ये सब। 15 दिन में नहीं है, लेकिन हाँ 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सर 9 दिन तक के तो मेरी मम्मी थी ऐसे। हाँ, तो जब 9 दिन में तो मम्मी जो है 40 उसका दिन काफी में क्या सारा होगा? फैट कम हो गया होगा। कुछ नहीं। तो 40 दिन में क्या होगा? 40 दिन हाँ हाँ आरती बोल रही है सर कुछ हाँ नहीं हाँ, होगा। अरे कोई बात नहीं, एग्जैक्टली कितने दिन में होगा ट्राई करके बताना था। ठीक है सर चलो। हमारे में एक महीना तक के रह सर सकते हैं ना, इसलिए पता है। हाँ, तो फिर फैट भी उतना ही इकट्ठा करके रखा हुआ होगा। नहीं सर, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर, बहुत ज्यादा मतलब वेट पे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी एकदम लो हो अरे जाता है। बच्चे तो वो तुम शाम को खाना खा लेते हो, शाम को भर भर के पूरे दिन भर का वसूल कर लेते हो, तब कैसे होगा? सर नहीं खाते, सिर्फ गर्म पानी पी के रहते हैं हमारे में। हाँ, और देखो 5 बजे के बाद नहीं पीते, बता रही मम्मी। ओके। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है चलो। हाँ, तो बॉडी जो है, हाँ बॉडी जो है वो मतलब वो कुछ बाबा बाबा होते हैं ना, सिर्फ पानी पी के रहते हैं, वैसा कुछ हो गया शायद। हाँ सर, बस हमारे ही बाबा वाले। ठीक है चलो। है ना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो ऑर्डर होगा वो यही होगा। अब डिपेंड करता है बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट या कितना लिपिड या कितना प्रोटीन जो है वो स्टोर हो रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग जो है उसका डिफरेंस रहेगा। ठीक है चलो, अब प्रोसेस समझते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे चलती है। देखो प्रोसेस, देखो प्रोसेस के अंदर देखते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते थे? ईएमपी पाथवे। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनके नेम के अकॉर्डिंग है ये, एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्किंसन। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप होता है जब इसमें पायरुविक एसिड बन जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी सेकंड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, क्रेब्स साइकिल।
अब अपने एनसीईआरटी की बुक में क्या है, सेकंड और थर्ड स्टेप जो है उसे क्लब कर दिया गया है, लिंक रिएक्शन अलग से नहीं दिया हुआ है, उसे क्रेब साइकिल के साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। और फोर्थ है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन के अंदर दो स्टेप्स आते हैं, क्या क्या, इसके अंदर दो स्टेप आते हैं, मैं अलग अलग ही लिखता हूँ। एक आता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन के अंदर ईटीएस। क्या है ईटीएस का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉन यस, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रोसेस के, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के। अब यहाँ पर कौन सा स्टेप कहाँ पर होता है वो तुम बताओ। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म। लिंक रिएक्शन कहाँ पर होता है, बता सकते हो क्या? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। क्रेब्स साइकिल भी कहाँ पर होता है? वहीं पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में ईटीएस कहाँ पर चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैतून युवान से मिलना चाहते हो तुम लोग? आओ बैठो। यस सर। मिला मिला। यस सर। ओ हेलो। ये तो लड़की हेलो हाय। हाय हेलो। सर की जो भी है क्यूट है बहुत। लड़का है, ये लड़का है, इसके ये तो लड़की हाँ, लग रही है। इसका मुंडन नहीं हुआ बहुत ना, इसलिए हैंडसम है है। सर, हाँ, मुंडन बहुत नहीं हुआ इसलिए हैंडसम है। इसके बाल बड़े हो गए। हेलो। हाय so cute। ये बहुत क्यूट है। हैंडसम है, यस हैंडसम। सर, बहुत क्यूट है। मैं पढ़ाता रहता ना, ये सोता रहता है उधर। सर ठीक। आप नहीं हाँ पढ़ा देना तो मैं भी लग रही है, मैं अभी क्लास खत्म कर दूं फिर मैं तुम्हें खिलाऊं। सर मैगी बना के खिला रहा है क्या? पूरा मुझे भूख लग रही है तो कुछ खिलाऊंगा उससे, दूध खिलाऊंगा, दूध ब्रेड। मैम नहीं है देखो, क्या? मैम भी आराम कर रही है, अभी मैम ही खिलाएंगे, मैं तो ऐसे इसके साथ खेलता हूँ बस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाली प्रोसेस जो है वो कहाँ पर चलती है? वो चलती है ऑक्सीसोम्स के ऊपर या FOF1 पार्टी। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस कहाँ पर चलता है वो तुम लोगों ने देख लिया। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलेगा, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा, क्रेब साइकिल ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन FOF1 पार्टिकल पे चलता है। इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब देखो ये रटना नहीं है, अब ये प्रोसेस ना डिटेल में पढ़ना है हमें। इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ना अभी मैं तुमको ये प्रोसेस कैसे चलता है ना, पूरा एक समरी जो है वो बताने वाला हूँ, ताकि तुमको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये प्रोसेस क्या है और कहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। सर 2 देखो, मिनट रुको, हट गया। तो बढ़ जाए आगे। यस सर। ठीक है, देखो मान लो ये साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता
माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही पढ़ी हुई है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग जो है वो क्रिस्टा सरफेस एरिया बढ़ा रही है। अब देखो यहाँ पर स्टेप्स क्या है। जैसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में चल रहा है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मोस्टली हम ग्लूकोज को लेकर के ही डिटेल पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा सबके बारे में, बट डिटेल जो है वो ग्लूकोज को लेकर के पढ़ रहे होंगे। तो 10 स्टेप में रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप में नहीं, 10 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। इसमें एक ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 2 पायरुविक एसिड के अंदर। कहां पर चला ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, ये साइटोप्लाज्म में चल रहा है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में चल रहा है ये प्रोसेस। ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है? ये तो साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? ये है माइटो। और साइटोप्लाज्म से भी बेटर यदि कोई मुझे बोले तो मैं साइटोसोल वर्ड यूज कर लूंगा। साइटोसोल वो ज्यादा और अच्छा वर्ड होगा। अब जब ये प्रोसेस चलता है ग्लाइकोलाइसिस वाला, तो इस प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है इसमें? 2 ATP और 2 NADH2। ये नेट एनर्जी जो है, माइक ऑफ करने को बोलो ना सर। भाई माइक ऑफ कर ले यार। माइक ऑफ कर लो बच्चों। ये वाला स्टेप जो था, इस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर वो रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, 2 ATP और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर ये पायरुविक एसिड जो है, अब इसके पास 2 ऑप्शन है, एरोबिक एनारोबिक, दोनों में से कौन से रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यदि फर्मेंटेशन वाली रिएक्शन हो रही होगी तो फर्मेंटेशन वाली रिएक्शन में ये पायरुविक एसिड जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2 के अंदर, या फिर हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के। ये 2 सर आप ऑप्शन हो भी गए। बंद करो ना, उधर से बहुत साउंड आ रहा है इधर। देखो, तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो गया इथेनॉल प्लस CO2 के अंदर, या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर। 2 अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे। ये सारा यदि लैक्टिक एसिड या इथेनॉल तक बन गया तो फर्मेंटेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। देख रहे हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। और यहाँ पर जो 2 ATP और NADH2 प्रोड्यूस हुआ, तो NADH2 खर्च भी हो जाता है। यदि NADH2 खर्च हो गया तो नेट गेन कितना हो गया, 2 ATP का। हमने अभी पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन जो है वो कितना होता है, 2 ATP होता है। आगे बात समझ में ये सबको? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो फिर क्या होगा, ये पायरुविक एसिड जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होके जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में चला। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो 2 पायरुविक एसिड थे, ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं 2 कार्बन के कंपाउंड में, एसिटाइल को एसिटाइल। यस, एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम में ये 2 कार्बन का होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CO2 निकल रिलीज जाता होगा। है। यस, CO2 रिलीज होता है और साथ में कुछ एनर्जी भी बनेगी। एनर्जी बनती है NADH2। NADH2 बनना मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन हो गया। NADH2 बनना मतलब ऑक्सीडेशन, और CO2 का निकलना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का निकलना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जिसे हमने क्या बोल दिया, जिसे हमने बोल दिया लिंक रिएक्शन। दूसरा स्टेप समझ में आ गया कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और उसमें क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई क्या?
सर 2 मॉलिक्यूल्स NADPH2 निकलता है क्या इसमें तो? हाँ हाँ, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बैलेंस जो है वो चलो 2 लिख ही देता हूँ। सर जब सब जगह लिखे तो वहां पर भी लिख हाँ देगा। ठीक है, बिल्कुल सही लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, अब थर्ड स्टेप, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करना स्टार्ट करता है और एक साइकिल चलाता है। क्रैप साइकिल। हाँ, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इसीलिए इस साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या चल रहा है, मल्टीपल स्टेप में एक साइकिल चल रहा है। इस साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, इस साइकिल को हम बोल देते हैं क्रेब्स साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में यहाँ पर क्रेब्स साइकिल भी चल रहा है। अब इस क्रेब्स साइकिल के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है। कितनी, यदि 2 साइकिल चल रही है यहाँ पर, तो तुम देखोगे कि 6 तो बन जाएंगे NADH2, 2 बन जाएंगे FADH2 और 2 बन जाएगा GTP या ATP। इतनी सारी एनर्जी यहाँ पर बनती है क्रेब साइकिल में, और सारा का सारा CO2 निकल जाता है। कितना CO2 निकल जाएगा, 6 CO2 निकल जाएगा। सॉरी, 2 तो पहले निकल चुका है, 4 और निकल। समझ गए कौन सी स्टेप कहां पर चली, उसमें क्या हुआ। अब क्या होता है, अब जितना भी NADH2 है और FADH2 है, ये ATP में कन्वर्ट होगा। अब ये ATP में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए मेम्ब्रेन पे, लग रहा है इरेज हो गया, नहीं बच गया। मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाले कंपोनेंट जो है वो लगे हुए मेम्ब्रेन पे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे इनर मेम्ब्रेन। और एक कॉम्प्लेक्स लगा होता है जिसे क्या बोलते हो, FOF1 पार्टिकल, जिजोम, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे। अब क्या होता है, जितना भी NADH2, ये जो बाहर बना था ये भी NADH2 क्या होगा, आएगा अंदर पार्टिसिपेट करने के, ठीक है, GPIMA शटल के थ्रू। फिर क्या होगा, यहाँ पर जितना भी NADH2 है ये ऑक्सीडाइज होगा। जैसे ये NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ NAD में, तो क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं इन कंपोनेंट्स के थ्रू। यहाँ पर आता है ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने, और बदले में क्या होगा, बदले में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसा तुमने कहाँ पे पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, उसकी वजह से प्रोटॉन का ट्रांसफर, और जब भी ये प्रोटॉन वापस बाहर निकलेगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ATP बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस दिख रहा है तुमको इनर मेम्ब्रेन और इस पे होता हुआ, ये क्या है, यही है तुम्हारा, यस यही है ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी यहाँ पर चल रहा है, ये चल रहा है ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिर हो गई बात। तो इस तरीके से कौन सी स्टेप्स कहाँ पर चलती है वो तुमको मैंने बताया यहाँ पर कि नंबर 1 जो है वो क्या है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस। यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, यदि एरोबिक होना है तो फिर लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्सेस और FOF1 पार्टिकल्स इनकी हेल्प से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई क्या बात, समझ गए क्या। अब एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलो मिलते हैं, ओके बच्चे, बाय 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 ओके बाय। ओके बाय बच्चों, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बच्चों।